अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं एक्चुअली आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि आजकल हमारे दोस्तों में, हमारे नई जनरेशन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं खुद कोई बुक्स इतना ज़्यादा पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, देखने का शौकीन हूँ। इंफॉर्मेटिव मैटर कहीं मिल जाए, कुछ अच्छी चीज़ कहीं कोई मिल जाए तो आई एम वेरी मैं मुझे बहुत शौक़ होता है कि उसको मैं देखूँ। उसमें ख़ास तौर पे आजकल बहुत इजी हो गया है कि जैसे पॉडकास्ट वगैरह आते रहते हैं, आप सुने, इन्फॉर्मेशन लें बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करें और उल्टा सीधा कंटेंट लोगों का देख के सिर्फ टाइम किल करने के लिए, टाइम ज़ाया करने के लिए आप देखें तो कुछ क्रिएटिव काम भी जो है वो हो रहा है ऑलरेडी भी। लेकिन मैंने सोचा कि चलें कुछ ऐसा काम किया जाए जो लोगों की तरबियत में मदद दे, जो नई जनरेशन की सोच को बदलने में मदद दे। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ा सा देखा, तो मैंने देखा कि बहुत पहले, बहुत पुराने और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों ने ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है, लेकिन क्या है कि उसको आगे कोई लेके नहीं चल रहा, ना ही कोई बता रहा है कि भाई ये लोगों ने लिखा हुआ है ऑलरेडी, और वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ है कि जिससे बड़ी अच्छी तरबियत हो सकती है। जैसे मैंने हकीम सईद साहब की एक बुक मेरी नज़र से गुजरी, और वो बुक बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई है। बुक का टाइटल है सैयद स्याह जापान में। अब इतनी खूबसूरत बुक और इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि मैंने समझा कि इसको शेयर ना करना ज़्यादती होगी, क्योंकि रिटन बुक तक रसाई हर किसी के लिए मुमकिन नहीं रही आज के दौर में। तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर इसमें थोड़ी सी कोशिश करके इसको नई जनरेशन तक पहुँचा दूँ तो शायद कुछ लोगों का जो है ना सोचने का अंदाज़ चेंज हो जाए, और दूसरा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे हमें भी एक होप, एक उम्मीद पैदा हो कि हमारी जो कौम है ये भी तरक्की कर सकती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर हम अपनी आप को एक ट्रैक पे ले आएँ, अपने आप को सुधार लें, तो सब कुछ मुमकिन है। हकीम साहब जो कि बहुत अच्छे, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन सियाह थे, जब वो किसी सफ़र पर निकलते थे तो उनका मकसद सिर्फ सैर करना नहीं होता था। तो वो सिर्फ यानी दूसरों की तरह ऐश करने या आराम करने नहीं जाते थे। वो उनका हमेशा से विज़न और उनका हमेशा से कोशिश होती थी कि वो उससे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं अपनी जनरेशन को। और जहाँ भी जाते थे वो अपने आप को पाकिस्तान का सफ़ीर कंसिडर करते थे, और बेइंतहा में कम से कम भी 100 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में साइंस और तिब पर 100 से ज़्यादा उनके कॉलम्स लिखे हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में तिब इस्लामी का नाम रोशन किया और तिब को दुनिया से तस्लीम करा लिया। ये उनका एक तारीख साज काम है, और उनके बहुत से यानी वो पहले भी मुजद्दिद हैं। उसके बावजूद भी वो अपने हर सफ़र में अपने जो नौन हाल कहते थे वो उन्हें यंग जनरेशन को साथ रखते थे और बताते रहते थे, यानी दिलचस्प हालात बताते रहते थे अपनी बुक्स में, अपने ताकि उससे वो कुछ सीख सकें। तो मैं ये जो पढ़ रहा हूँ ये उनका 32वां सफ़रनामा है। तो इसका जो पहला बाब है, पहले मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे तो इसमें वो अपने नौन हालों से, अपने यंग जनरेशन से वो मुखातिब होकर कहते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी के अमली मैदान में कदम रखते हैं तो बेसिकली तो इंसान की सोच और फ़िक्र मुल्की और मुकामी सतह पर होती है। इस तरह वो मुकामी और मुल्की सतह पर काम करता है। उसकी अक्ल की उठान उससे ज़्यादा आगे नहीं जाती, यानी उसकी अक्ल उससे ज़्यादा आगे नहीं जाती। दुनिया में अक्सर इंसान ज़िंदगी भर इसी सतह पर रहते हैं।
इसी खोल में रहते हैं और इस खोल से बाहर नहीं आते, क्योंकि उनकी सोच मुकामी होती है, यानी लिमिटेड होती है, वो इससे बाहर नहीं सोचते। और सबसे बदकिस्मत और बहुत से बदकिस्मत लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने माहौल के खोल में रहते हैं, यानी अपने एनवायरनमेंट में ही फंसे रहते हैं बेचारे, और उससे बाहर आना उनको नसीब ही नहीं होता, यानी वो स्ट्रगल भी नहीं करते और फिर एक एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता उन्हें, माहौल भी नहीं मिलता कि वो उससे आगे जा सके। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स दी, जो कि अब नज़र भी आ रहा है। सिवाय चंद लोगों के बाकी सब के सब कौमी और मुल्की सतह तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। यानी वो भी बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कौमी और मुल्की सतह पे जिनको अप्रोच होती है, अपने गांव गोट से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। ये सब के सब बदकिस्मत हैं, इसलिए पाकिस्तान की किस्मत को ख़राब करते हैं। और बहुत से खुशकिस्मत इंसान ऐसे हैं जो आलमी सतह पर सोचते हैं, गौर करते हैं, आलिम के हालात देखते हैं, यानी दुनिया के हालात देखते हैं, मुल्क के शब रोज़ देखते हैं, फ़िक्र करते हैं, और फिर गौर व फिक्र के बाद मुकामी सतह पर अमल करते हैं। यानी पहले दुनिया को देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और फिर लोकल उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान की तामीर का जज्बा पैदा कर लेते हैं। वो दुनिया में जो अच्छाइयाँ देखते हैं, जब पाकिस्तान में उनको नहीं पाते तो पाकिस्तान में ये अच्छाइयाँ लाने की फ़िक्र करते हैं, अमल करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे खुशकिस्मत इंसान कम ही हैं, मगर हैं ज़रूर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हकीम साहब का शुमार ऐसे लोगों में होता है, मगर हकीम साहब जैसे खुशकिस्मत इंसान उन बदकिस्मत इंसानों के नरगे में हैं जिनकी सोच भी मुकामी और जिनका अमल भी मुकामी होता है, बल्कि इनकी सोच अपने गाँव गोट से आगे नहीं जाती। पाकिस्तान में ये सब बदकिस्मत इंसान इक़्तिदार में हैं और ताकत उनके हाथ में है। इन बदकिस्मत लोगों ने पाकिस्तान में खुशकिस्मत इंसानों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। फिर वो अपनी यंग जनरेशन से मुखातिब होते हैं कि खुशकिस्मत इंसान जो दुनिया की सतह पर हालात का मुताला करते हैं और पाकिस्तान की तामीर करना चाहते हैं, तामीर का जज्बा और आरजू रखते हैं, इनको बदकिस्मत पाकिस्तानियों ने दुबा रखा है, उनके रास्ते बंद कर रखे हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब कर रखी है। और उसकी मिसाल वो इस तरह देते हैं कि जब वो खुशकिस्मती से सूबा सिंध के गवर्नर थे तो उन्होंने दुनिया में देखा कि छोटे छोटे मुल्कों में शहर दर शहर यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं और नौजवान दिल लगाकर इल्म हासिल कर रहे हैं और अपने वतन की तामीर का सामान कर रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नर बनते ही अपने सूबे में, जो कि सिंध था, सूबा सिंध में 4 यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी, और उनमें से 3 यूनिवर्सिटियों का हाल ये हुआ कि उनमें जगह नहीं है। नौजवान तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर जब उन्होंने सियासी बदनीयतों का हाल देखकर खुद ही गवर्नरी छोड़ दी तो फिर इल्म व हिकमत की ये खिदमत मुश्किल हो गई, नागवार हो गई, और सिंध असम्बली में इन यूनिवर्सिटी की मंजूरी नहीं होने दी गई, हालांकि ये यूनिवर्सिटियाँ खूब तालीम दे रही थी। तो फिर वो मुखातिब हो के यंगस्टर्स को कहते हैं कि तुम लोगों ने देखा कि किस तरह सिंध के नौजवानों को तालीम से महरूम करने का सोचा गया है। सिंध के वज़ीर आला की सोच मुकामी है, उनकी सोच आलमी नहीं है। आज पाकिस्तान उन बदकिस्मत इंसानों के नरगे में है जो आलमी सोच नहीं रखते। और ये बुक तो जब उन्होंने लिखी थी तो आज तो समझ लेना उससे भी बुरा हाल है, मतलब ये तो मैं भी इसकी आपको डेट एग्जैक्ट टाइम पे बताऊंगा। तो आज तो कितने साल गुजर चुके और अब उससे भी बुरा हाल हो चुका है। अब तो वो गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं डायरी लिख रहा हूँ, ऐसी 1000 बातें इस डायरी में आएंगी और लोग हैरान रह जाएंगे। बहरहाल वो फिर कहते हैं अपने नौजवानों से कि बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत इंसान होते हैं आलमी सतह पर, यानी दुनिया उनके सामने होती है और वो अमल करते हैं, अमल के लिए दुनिया उनके सामने होती है। ऐसे खुशकिस्मत इंसानों पर अल्लाह ताला का साया होता है।
अल्लाह ताला अपने ऐसे नेक बंदों के लिए राहों को हमवार कर देता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे खुशकिस्मत इंसानों की फहरिस्त में हकीम साहब का भी नाम है, जो सोचते भी हैं आलमी सतह पर और अमल भी करते हैं आलमी सतह पर। अब हकीम साहब के सामने तो दुनिया पूरी उनके सामने थी, तो वो अब दुनिया के हर इंसान की अच्छाई के लिए सोचने के काबिल भी हैं और दुनिया के हर इंसान की खिदमत करने के लिए अपने दिल में जज्बा भी रखते थे। तो अब दुनिया की बड़ी बड़ी अंजुमनों में उन्होंने काम भी किया, दुनिया के बड़े बड़े इदारों में बरसरे अमल भी हुए। आज दुनिया के लोग उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उनका एक नाम है और वो इस चीज़ की एक ताज़ा मिसाल है। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, एक आलमी इदारा सेहत का, उस वो दुनिया की सबसे बड़ी अंजुमन है, मतलब ये इदारा। इसका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है। इस बोर्ड पर सारी दुनिया के माहिरीन रुकन की हैसियत से फ़ख्र करते हैं। इस साल हकीम साहब ने माजरत कर ली थी कि मैं रुकनीत के लिए अपना चुनाव कराना नहीं चाहता, तो मैं अब मुअम्मर हूँ और मसरूफ़ भी हूँ। मगर जापान में इंटरनेशनल यूनियन के तकरीबन 500 अरकान ने 23 अगस्त 1995 को उन्हें अक्सरियती वोटों के साथ यूनियन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का रुकन चुन लिया। वोट देने वाले दुनिया के हर मुल्क के इंसान थे। जापान का एक सफ़र, और तो जापान जाने का उन्हें मौका तो काफ़ी दफ़ा मिला और हर बार वो कहते हैं कि मुझे ये ख्याल आता है कि बस अब जापान क्या आना होगा, मगर फिर आना हो गया। तो दारुल हुकूमत फ्रांस यानी पेरिस में कायम इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है। तो वो कहते हैं कि मैं उसकी मजलिस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का रुकन साल से हूँ। इस बार मैंने लिखा कि अब मुझे रिटायर करके मेरी जगह एक नौजवान को रुकनीत का एजाज़ अता हो जाए। मगर मेरे प्यारे दोस्त जनाब माइकल पाल्को ने ऑटोवा कनाडा से लिखा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर आपका नाम तजवीज़ कर रहा हूँ, आपका इंतखाब किया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने उनकी बात मान ली है और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जम्बू जेट जहाज़ में जापान की तरफ उड़ा जा रहा हूँ। कराची के नहायत खूबसूरत हवाई मैदान पर मेरी बेटी सादिया और नवासी आमना ने प्यार करके रुखसत किया। 2 साल हुए आमना नौजवानों के एक वफ्द यूथ डेलीगेशन के साथ जापान का सफ़र कर चुकी है। जनाब फ़िरोज़ साहब ने जहाज़ के अंदर तक लाकर बिठा दिया। मेरे नहायत ज़िम्मेदार रफ़ीक हैं, हमदर्द के हर मेहमान का इस्तकबाल करते हैं और रुखसत करते हैं, बहुत ही फ़र्शनास हैं। अब बच्चों से उनकी कैसी मोहब्बत थी, फिर उसका उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया कि जहाज़ में उनकी कुर्सी पे एक बच्चा बैठा हुआ था, यंगस्टर था, थोड़ा कम एज का था। तो एयर होस्टेस ने उसको नौनिहाल को हटाना चाहा। हकीम साहब ने देखा कि वो अपनी वालदा और वालिद के साथ बैठे थे, तो मैंने कहा तुम इत्मीनान से बैठे रहो, मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। तो वो भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गया। मैं यानी हकीम साहब अब ये फरमा रहे हैं कि मैं तो अपने नौनिहालों को आगे बढ़ाने आया हूँ, मैं नौनिहाल के पीछे वाली कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया। ये सब टोक्यो जा रहे हैं, वहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, यानी अमेरिका जाएंगे। अब कराची से जहाज़ उड़ा, 4 घंटे 45 मिनट में एक सांस में बैंकॉक पहुँचा दिया। ये जहाज़ इंडिया की हवाओं में सांस लेता हुआ अहमदाबाद वगैरह के ऊपर से प्रवास करता हुआ साउथ ईस्ट एशिया में दाखिल हो गया। बैंकॉक पर अमला जहाज़ तब्दील हो गया, सब के सब दोस्त। अब वो जब दोस्तों ने देखा कि हकीम साहब इस जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका रिस्पांस कैसा था देखिए। उन्होंने कहा तौबा तौबा जनाब हकीम साहब, आप इस तकलीफ दे जगह कैसे बैठ सकते हैं,
आप आगे तशरीफ़ लाइए। अब नए अमला जहाज़ ने जो बैंकॉक से जहाज़ उड़ाने आया था उसने बेइख्तियार इजहार किया। मैंने इसरार से इनकार किया मगर कोई ना माना। सब ने मुझे फ़र्श से उठाकर अर्श पर ला बिठाया, यानी इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में लाकर विराजमान कर दिया। मैं बेहद शर्माया। मैंने पैसे दिए हैं तीसरे दर्जे के, बैठ रहा हूँ अव्वल दर्जे में। ये सही नहीं है। तो फिर वो यंगस्टर्स को मुखातिब करके कहते हैं मैं तो दर्जी की सुई हूँ, वो गाड़े में भी चलता है, मखमल में भी। मैं सर्द गर्म का आदी हूँ, हर जगह राहत महसूस करता हूँ। हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, खुद को हर माहौल में एडजस्ट करना चाहिए, हर माहौल को साजगार बनाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आराम पसंद इंसान हमेशा तकलीफ़ उठाता है। फिर वो अपने यंगस्टर्स को मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम लोग कभी आराम तलब ना बन जाना। दुनिया में आराम तलब इंसान कामयाब नहीं होते। वो लोग कि जो मेहनत करते हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। अब बैंकॉक पर कोई 1 घंटा हवाई जहाज़ ठहरा। फिर इसने प्रवास की। ऐलान के मुताबिक 3 घंटे 2 मिनट में बैंकॉक से मनीला हवाई जहाज़ उतर गया। यहाँ भी 1 घंटा ठहरा। मनीला से तो हवाई जहाज़ में इतने मुसाफिर सवार हुए कि जहाज़ भर गया। फर्स्ट क्लास में तो सब के सब जापानी थे, कोई कुर्सी खाली ना रही। यार 3 घंटे 35 मिनट में नारिता एयरपोर्ट टोक्यो लाकर जहाज़ ने उतार दिया। हवाई सफ़र इस तरह 13 घंटे में ख़त्म हो गया। अब नारिता एयरपोर्ट का थोड़ा सा फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो कैसा था। तो ये जो आगे डिस्क्रिप्शन आने वाली है, ये पढ़ के मुझे वाकई बहुत शौक़ हुआ कि वो उस वक़्त भी वो लोग कितना आगे जा चुके थे। अब नारिता टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 2 करोड़ मुसाफिर आते जाते हैं। दर हकीकत ये एयरपोर्ट जापान का मरकज़ी दरवाज़ा है, यानी मेन एंट्रेंस है। मुसाफिरों की कसीर तादाद में आमदरफ्त के पेश नज़र इस एयरपोर्ट को दुनिया भर में 6ठा दर्जा हासिल है। लेकिन नारिता का ये टर्मिनल मुसाफिरों की कसीर तादाद के बाइस रोज़ बरोज़ पुरहजूम और वसाइल की कमी का शिकार होता जा रहा था। अब मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के बाइस ये ज़रूरी था कि मुसाफिरों के लिए फ़ौरी तौर पर एक दूसरा टर्मिनल तामीर किया जाए जो इस बढ़ते हुए हजूम की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को हल कर सके। बिलाखिर एक दूसरा टर्मिनल तामीर किया गया जिसका आगाज़ 1992 यानी 1992 दिसंबर में हुआ। ये नया टर्मिनल एक मरकज़ी इमारत, एक अजीम सैटेलाइट और एक शटल कार पर मुश्तमिल है जो दोनों टर्मिनल को एक दूसरे से मिलाती है। ये नया टर्मिनल पुराने टर्मिनल की निस्बत 1.5 गुना बड़ा है और इसका शुमार दुनिया के चंद बड़े टर्मिनल्स में होता है, यानी उस वक़्त होता था 92 में। इस टर्मिनल की तकमील ने बिलाखिर वो घुटन और वह हजूम कम कर दिया जिसके बायस ये सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। जैसे छुट्टी के दिनों में टोक्यो के रेलवे प्लेटफॉर्म की हुआ करती है जहाँ एक मेले का समा होता है। खैर, टर्मिनल नंबर 2 में जहाँ से मुसाफिर रवाना होते हैं वहाँ मुसाफिरों की सहूलत के लिए जांच पड़ताल के कई काउंटर एक कतार में बनाए गए हैं। टर्मिनल नंबर 1 में इतनी वसी सहूलत हासिल नहीं थी। ये लॉबी स्तूनों के बगैर 300 मीटर लंबी, 57 मीटर चौड़ी और 9 मीटर बुलंद है। यहाँ की सहूलियात से जापान की अपनी फ़िज़ाई कंपनी जापान एयरलाइन के अलावा जापान ही की 3 दूसरी फ़िज़ाई कंपनियाँ और 28 गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनियाँ भी मुस्तफ़ीद होती हैं। ये टर्मिनल देखने वालों को पहली ही नज़र में मुतासिर करता है। न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम का ये कहना है कि ये नया टर्मिनल हर लिहाज से पुराने टर्मिनल से 4 गुना बेहतर है। इस टर्मिनल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक वसी और ईज़ इलाके में तमीर किया गया है। जाने के लिए गुज़रगाहें और मुसाफिरों की इंतज़ार गाहें यानी वेटिंग रूम्स बिल्कुल निगाहों के सामने एक कुशादा मंजर पेश करती। अब डेफिनेटली ये पहला जो टर्मिनल था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। अब फिर उन्होंने इसको टर्मिनल 2 को थोड़ा डिस्क्राइब किया और ज़्यादा, तो उसको हम थोड़ा डिस्क्राइब
स्किप कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि वो चीज़ें तो अब नए टर्मिनल्स पे आप जाएँ तो वो सेम ही नज़र आती हैं। खैर पाकिस्तान में अभी भी वैसा नहीं है, लेकिन सऊदीया में या आप दूसरे कनाडा इधर उधर जाएँ तो सेम अब इसी स्टाइल के सारे टर्मिनल्स हैं। फिर जैसे मैंने बताया, खुद कार शटल कार सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया है, जो मुसाफिरों को मरकज़ी इमारत से सेटल उस न्यू सेटेलाइट तक लेके जाता है। तो ये अब सब जगह चल रही हैं इस तरह की। अब टर्मिनल 2 की जो गुजरगाह है, यानी जो जिससे गुजर के बहुत लंबी एक, वो बहुत तवील है, बहुत लंबा ट्रैक होता है जिस पर चल के जाना होता है। यानी सेटेलाइट में तकरीबन 500 मीटर और मरकज़ी इमारत में 750 मीटर। लेकिन नए टर्मिनल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि मुसाफिर हज़रात की आमद रफ्त के दौरान गेट तक पहुँचने के लिए 300 मीटर से ज़ायद का फासला तय ना करना पड़े। अब यानी कोई भी परेशानी के आलम में इधर उधर भटक नहीं सकता। बेशुमार हिफाजती इंतजाम, तो ये सब एहतियाती तदाबीर की गई हैं जो मुसाफिरों को अगले अलग अलग मंजिलों पर लेके जाती हैं। मुसाफिरों के लिए ये भी ज़रूरी है कि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो कि जिस एयरलाइन से सफ़र कर रही हैं इसका प्रवास टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि मुसाफिरों को लाने जाने के लिए बसें और शटल रेल मौजूद है। अगर कोई मुसाफिर ये समझे कि वो गलत टर्मिनल पर आ गया है तो वो दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए बस या शटल बस इस्तेमाल कर सकता है, जिसका कोई किराया नहीं होता, और ये हर 10 मिनट के बाद चला करती हैं। अब मुसाफिरों के लिए सबसे उकता देने वाला वक्त वो होता है जब वो वेट कर रहे होते हैं अपनी प्रवास के लिए। इस नए टर्मिनल में ऐसी सहूलियात फराहम की गई हैं कि वो किसी भी लम्हे बोरियत महसूस नहीं करते। ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए, ट्रांजिट मुसाफिर आपको पता ही है वो होते हैं जो सिर्फ ट्रांजिट के लिए आते हैं। ताज़ा दम रखने के लिए, उनको ताज़ा दम रखने के लिए शानदार गुसल खाने मौजूद हैं, हल्की फुल्की नींद लेने के लिए आरामदायक बिस्तर हैं, एक ऑडियो वीडियो हॉल है। यानी उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको एयरपोर्ट को डिस्क्राइब किया है जो उस वक़्त वहाँ पे बना था। हाँ, इसके बाद फिर अब आ जाते हैं मेन उसके ऊपर के नारिता एयरपोर्ट पर जब वो हकीम साहब पहुँचे तो फिर वो आगे बताते हैं क्या हुआ कि जब मैं बाहर आया तो नहायत प्यारे इंसान जनाब वसीम बारी साहब मौजूद थे। नहायत शाइस्ता और शुस्ता इंसान, गुलाब जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट, अखलाक और अखलास की रोशनियों से वसीम बारी का चेहरा मुनव्वर था। जिस इंसान का दिल कदूरतों से पाक होता है उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है। इनके साथ पाकिस्तानी एयरलाइंस का अमला भी था, यानी स्टाफ भी था। उन्होंने यानी मिनटों ही मिनटों में हर मरहले से उन्हें गुजार दिया, यानी जो भी स्टेप्स होते हैं एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए, सामान लेना होता है, इमिग्रेशन, ये वो सब। अब बाहर वो कहते हैं हकीम साहब की उनकी बेटी यानी प्रोफेसर डॉक्टर मोमो कोचिबा मुंतज़िर थी। वो अपने अब्बा से मिली बहुत ही मसरत के साथ, आंसुओं के साथ। नहायत शानदार खातून हैं। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को एथेंस यानी यूनान में लेक्चर देने जा रही हैं। मोमो मेरी तरह दुनिया भर में जाती रहती हैं। जनाब वसीम बारी की नहायत आरामदायक मोटर कार में हम माको हरी प्रिंस होटल में आ गए। कमरा तैयार था। वसीम बारी साहब से मैंने दरख्वास्त की कि वो अब आराम करें। मैंने चाहा कि मोमो कोचिबा को इनके साथ टोक्यो भेज दूं, मगर मोमो को ने कहा कि मैं 5 बजे तक आपके साथ रहूंगी और आपको मीटिंग में बिठा कर जाऊंगी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो, अब वो थोड़ा अपना अब होटल के बारे में उन्होंने फिर डिस्क्राइब किया कि होटल कैसा है। तो वो कहते हैं कि जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो का नया 50 मंजिला होटल दुनिया भर में शोहरत पा रहा है, क्योंकि वो होटल के साथ साथ एक आलमी कारोबारी मरकज़ भी है। माकोहारी प्रिंस होटल शहर के वस्त में माकोहारी मैसे के पहलू में खलीज टोक्यो के किनारे वाक़ है। अब इन्होंने देखें जहाँ भी उन्होंने स्टेप रखा उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है, क्योंकि एक सफ़रनामा है तो डेफिनेटली कितना खूबसूरती के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इसके 180 मीटर बुलंद इमारत में मुसाफिरों के आराम और सहूलत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इसके 1001 कमरों से खलीज टोक्यो का दिल फ्रेब नज़ारा किया जा सकता है। इसमें मुसाफिरों के लिए बहुत सी सहूलतें हैं। इस तरह नहीं, इसका आई डोंट थिंक सो कि इतना हमें
उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मकसद इसको पढ़ना वो आगे आएगा जो है, लेकिन ये एक बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है। तो जिस डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ें उस टाइम पे 92 में या उससे पहले भी उन कंट्रीज़ में थी जो आज भी हमारे कंट्रीज़ में मिसिंग है। यानी जैसे ये बता रहे हैं कि जी प्रिंस होटल की बलाई मंजिलों पे मगरबी तर्ज का स्काई लाउंज और चीनी जापानी रेस्टोरेंट भी हैं, 46वीं मंजिल पर डाइनिंग रूम है। यानी ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब की उन्होंने। फिर हकीम साहब ने लिखा कि नौजवानों को जैसे मुखातिब करके कि अल्लाह ताला तुमको फरासत और दानाई अता फरमाए, तुम्हारे दिलों को पाकिस्तान की मोहब्बत से भर दें, तुम्हारे दिमाग को आला जहन और तुम्हारे ज़मीर को रोशन कर दें, तुम्हें इल्म और हिकमत से माला माल कर दें। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बड़ाई मुकद्दर फरमा दें। अल्लाह ताला तुमको आज़ादी की कदर करना सिखा दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला तुमको आज़ादी की कदर करना सिखा दें। तुम आज़ादी के मुहाफिज बन जाओ, ग़ुलामी तुम्हारे करीब ना आने पाए। अल्लाह ताला तुमको दीन और दुनिया की हर सुरखुरी अता फरमाए। सिपा इस्लाम तुम्हारा मुकाम हो। शराफत, सदाकत, दयानत और अमानत तुम्हारा ईमान बन जाए। तुम्हारा इखलाक बुलंद हो और किरदार तुम्हारा लासानी हो। आमीन। क्या खूबसूरत दुआ दी है हकीम साहब ने अपनी अगली आने वाली जनरेशन और यंग जनरेशन को। और इस दुआ में सब कुछ छुपा हुआ है, यकीन जाने इस दुआ में हर चीज़ छुपी हुई है अगर इसको समझें तो। फिर वो कहते हैं कि मैंने जब सरजमीन जापान पर कदम रखा तो मेरे दिल पर बड़ी अजीब कैफियत तारी हुई, दिल पर बड़ी अजीब गुजरी है, मेरे दिल में एक दर्द उठा है। अब अगला जो चैप्टर है वो माजी का सफ़र है, वो बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हुआ उसके ऊपर पूरी एक, तो वो हम उसको भी करेंगे, वो फिर अगले सेशन में इंशाल्लाह। अगले जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं इसको डिस्क्राइब, उनका अगला चैप्टर जो है उसको डिस्क्राइब करूँगा, जो कि माजी के सफ़र पे होगा इंशाल्लाह। चलें फिर उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो उन्होंने दुआ दी है वो दुआ काफ़ी है, उस दुआ को समझें। और खुदारा आजकल जो हालात चल रहे हैं स्पेशली इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसको समझें, आज़ादी की नेमत को समझें। आज़ादी बहुत बड़ा लफ्ज़ है जो हम ले चुके हैं और बहुत ही मेहनत से ली है और बहुत ही कुर्बानियों से ली है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमें हदायत दे।